गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपका स्वागत है। और यूनिट नंबर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था वो था हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। और आज हम उसी हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे या प्राप्त करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आज का टॉपिक रहेगा डिडक्शन हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल फ्रॉम डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स। इससे जो पीछे वाली क्लास है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। तो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स था उसके बारे में हमने देखा। कल एक को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि सर नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है उसको हम या वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होता है, ये थोड़ा समझाना है। उसका क्वेश्चन ये था कि यदि हमारे पास पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल यदि वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो वो नॉन कंजर्वेटिव कैसे होगा। तो देखो सिस्टम जो है वो हमारे पास नॉर्मली टू टाइप्स ले रहे हैं। एक हमारे पास होता है कंजर्वेटिव और एक होता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, कंजर्वेटिव यदि कोई सिस्टम है तो वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। यदि ये कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव नहीं हो सकता, और यदि ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होगा। तो इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारे पास ये होती है कि कर्ल ऑफ एफ की जो वैल्यू है यदि वो 0 आती है तो सिस्टम कंजर्वेटिव होता है। और इस सिचुएशन के अंदर हम एफ को ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसका कर्ल जो है यानी कि डेल क्रॉस एफ की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 तभी हो सकती है कि जब हमारे पास पोटेंशियल केवल और केवल पोजीशन डिपेंडेंट हो। ठीक है ना, तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि सिस्टम कंजर्वेटिव है या सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव। तो आप इस तरह से फोर्स निकाल के भी कर सकते हैं, पोटेंशियल से लिख सकते हैं। और एक आप ये भी देख सकते हैं यदि हमारे पास कोई फोर्स है और वो दूरी पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है प्लस माइनस एन। ठीक है, तो इस पोजीशन में यदि हम उसको लिख सकते हैं या इस तरह से हम लिख सकते हैं तो वो कंजर्वेटिव हो रहेगा, और इस तरह नहीं लिख सकते तो वो नॉन कंजर्वेटिव रहता है। और जब फोर्स ही कंप्लीटली पोजीशन डिपेंडेंट होता है तो भी वो कंजर्वेटिव होता है। यदि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा तो नहीं होगा। यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप लिखोगे एफ इक्वल टू क्यू ई जो होता है ये कंजर्वेटिव है, और एफ इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी होता है, इसमें वो वेलोसिटी होती है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है वो किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट होना चाहिए, और उसको हमने फोर्स को इस तरह से हमने डिफाइन भी किया था। उसके बाद हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी पार्टिकल का पाथ निकालना चाहते हो। इट स्टेट दैट द पाथ फाउंड बाय ए प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 द एक्चुअल पाथ विल बी दैट वन ऑफ द विच इंटीग्रल लैग्रेंजन इज एक्सट्रीमम। यानी कि उसका लैग्रेंजन जो है वो उसको एक्सट्रीमम करना होगा, या उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एक्सट्रीमम मिलेगी। तो हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, पाथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि I इज इक्वल टू T1 से T2, I इज इक्वल टू T1 से T2 और L dt ये है। तो यहाँ पर यदि लैग्रेंजन एक्सट्रीमम होगा तो इसकी कंडीशन ये है कि डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 होगा। और यदि ये एक्सट्रीमम है तो हम किसी भी पार्टिकल का पाथ T1 से लेकर के T2 तक फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक, तो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आपके पास जो पाथ है वो आपके पास इस तरह से होना चाहिए, T1 से लेकर के T2 और L और dt, ये था। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि डिडक्शन हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल फ्रॉम डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। और जो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है पहले हम इससे निकाल रहे हो, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से हम वेरिएशनल प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। तो पहले हमें डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो कल मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। तो मैं आज उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो हमारे पास वो हमें जो टॉपिक करना है उसी टॉपिक पर हम वापस से आएंगे।
तो फाइनली हमने डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल को ये लिख लिया था कि डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन एफ आई ए माइनस पी आई डॉट एंड डेल्टा आई। यहाँ पर जो एफ आई ए है वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है एंड पी आई डॉट हमारे पास क्या होता है इनिशियली फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड डेल्टा आर आई इज द हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट और इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वल टू की आना चाहिए 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। शायद हमने हाँ दे भी दी थी, ये वही बात है, वो भी वही था ये भी यही, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। तो ये तो हमारे पास है डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल और यहाँ से आगे हम इसको सोल्व करना चाहेंगे। तो देखिए मैं अगले पेज से स्टार्ट करूँगा और एक बार दोबारा से लिखना चाहूँगा कि ये जो मैंने लिखवाया है ये वाला मैटर और ये वाला मैटर ये केवल समझाने के लिए, आपको जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, लिखना एग्जाम में भी यहाँ से लिखना है। तो आप लिखोगे वी नो दैट द डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज, तो ये रहता है हमारे पास सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n और ये रहेगा एफ आई। इसको आप चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अप्लाइड फोर्स होता है। चलो अपन अप्लाइड लिखेंगे एंड पी आई डॉट एंड डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। तो अपन इसको लिखेंगे कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और ये रहेगा एफ आई ए और डॉट में डेल्टा आर आई एंड प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा सिग्मा और ये रहेगा आई इक्वल टू 1 to n और पी आई डॉट एंड डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, ये मिलता है। और हमें पता है कि जो मोमेंटम है उसको अपन लिखते हैं P बराबर एम वी, P बराबर क्या लिखते हैं एम वी लिखते हैं। तो आप यहाँ पर P का डॉट निकालोगे, P का क्या निकालोगे डॉट निकालोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि M और V का डॉट हो जाएगा। लेकिन P डॉट को अपन ऐसे लिखते हैं M, V को हम लिखते हैं X डॉट और एक डॉट और है तो डबल डॉट हो जाएगा। तो आप P डॉट को लिख सकते हैं M X डबल डॉट, ठीक है ना। P को कैसे लिख सकते हैं M X डबल डॉट। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए एक बार, तो आपके पास मिलेगा कि सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n एंड एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और ये रहेगा एम आर डबल डॉट एंड डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, आर आई इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सिंपली अपन क्या करते हैं इसको और सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करना पड़ेगा, फोर्स वाली टर्म्स को ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन इस अगली वाली टर्म्स को मैं सोल्व करना चाहूँगा। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगा, देखो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई, ये तो एज इट इज है। और मैं इसको आउटलाइन फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और डी बटे डी टी, डी बटे डी टी और ये रहेगा m और आर आई डॉट, इसको चाहे आप आर आई लिख सकते हैं, इसको भी आप आर आई लिख सकते हैं, आर आई है ना, हाँ ठीक है। या तो आप देखो यहाँ पर मैंने P डॉट को एम एक्स डबल डॉट लिखा है, ये किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। आप जनरल फॉर्म में इसको लिखोगे तो आप जनरल फॉर्म में एम आर डबल डॉट ही लिखोगे, ये ध्यान रखें। यदि आपको तब तक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं दी गई है तब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, और जब तक नहीं दी गई तो आप हमेशा आर डबल डॉट का यूज करेंगे P डॉट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आर डॉट एंड ये हो जाएगा डेल्टा आर आई को मैं, ये जो डेल्टा आर आई है देखो ये वाला, इसका और इसका दोनों का अवकलन कर रहा हूँ, यानी कि इन पूरे तीनों टर्म्स को हमने अवकलन के रूप में लिया। लेकिन हमें पता है कि m तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा। तो आप फर्स्ट फंक्शन का t के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये डबल डॉट आ जाएगा, लेकिन अगली बार इसका भी क्या होगा डॉट प्रोडक्ट अवकलन होगा। तो अवकलन वाली वो टर्म्स हमने नहीं लिखी, तो अपन उस टर्म को क्या कर देंगे घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस होने के कारण यहाँ पर क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो रहेगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है,
और ये रहेगा एम बाहर आ जाएगा, और चाहे आप एम आई भी लगाना चाहो तो एम आई भी लगा सकते हो, यहाँ पर एम आई भी ले लेंगे क्योंकि हमारे पास अलग अलग पार्टिकल के लिए फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग होती है, इसलिए ये लो एम आई और आर आई डॉट, और ये हो जाएगा डी बटे डी टी और डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप इसको 2 दे देंगे। और यदि नहीं समझ में आई तो मैं इसको एक बार और समझा दूंगा। देखो हमारे पास ये वाली टर्म्स है, ये ध्यान रखें, एम आर आई डबल डॉट डॉट डेल्टा आर, यही है। तो मैं एक बार इसको ऐसे लिखना चाहूंगा कि सिग्मा, सिग्मा को भी आप रहने दो, चलो डी बटे डी टी, ठीक है, और एम आई आर आई डॉट और डेल्टा आर आई है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, सिंपल। एम कॉन्स्टेंट है, ये और ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, तो आप इसका एक बार अवकलन कीजिएगा तो ये रहेगा एम आर आई डबल डॉट, ठीक है, और डेल्टा आर आई। फर्स्ट का कर दिया, सेकंड को छोड़ दिया हमने, प्लस अब की बार सेकंड का कीजिएगा एम आई आर आई डॉट एंड डी बटे डी टी और डेल्टा आर आई, ये रहता है। हमें देखो इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे कि एम आर आई एम आई डबल डॉट और डेल्टा आर आई की जो वैल्यू है, आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो रहेगा डी बटे डी टी और एम आई आर आई डॉट एंड डेल्टा आर आई, ठीक है, माइनस का है एम आई आर आई डॉट और डी बटे डी टी और डेल्टा आर आई। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू है, देखो ये रही। सिग्मा तो देखो सबके साथ ही है, तो सिग्मा सबके साथ लगाना है। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख सकते हैं, पूरी वैल्यू। जब ये रखोगे तो एक चीज और, यहाँ पर माइनस है, तो ये वाले टर्म्स तो देखो माइनस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। और सबके आगे क्या है, सिग्मा है, इसके आगे भी सिग्मा है और इसके आगे भी क्या है, सिग्मा। अब देख सकते हैं आप इसकी जो वैल्यू है ये होती है, वो मैंने यहाँ रख दी है, देखो ये रख दी, ये और ये वैल्यू रखी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर हम इसको और सोल्व करते हैं। ये तो वैल्यू मैंने समझाने के लिए लिखी है, ये वैल्यू हमने समझाने के लिए लिखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रहेगा कि सिग्मा आई टू एन, आप एक से ले सकते हैं इसको, और ये रहेगा हमारे पास डी बटे डी टी, डी बटे डी टी, इसको लिखेंगे एम आई और आर आई डॉट एंड डेल्टा आर आई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिखेंगे एम सॉरी सिग्मा, और इसको चाहिए आप आई बराबर 1 से लेकर एन, बार बार लिखने की बजाय आप सिग्मा का ही प्रयोग करते हैं, बेटर रहेगा। एम आई और आर आई डॉट, और ये रहेगा डी बटे डी टी और डेल्टा आर आई एंड प्लस ये रहेगा सिग्मा एफ आई और डेल्टा आर आई, और ये अप्लाइड फोर्स था। तो हमने यहां पर क्या किया, सिंपल देखो ये टर्म्स तो थी हमारे पास और एक टर्म्स ये है, इन दोनों टर्म को इधर रख लिया, और ये वाली जो टर्म्स थी, ये वाली, इस वाली टर्म का पक्षानंदन करके दूसरी साइड लेकर, माइनस का था इसलिए ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हमने इसके बराबर इन दोनों को कर लिया। अब आप दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, तो आप लिखोगे टेकिंग इंटीग्रेशन both side with respect to time, with respect to t लिखेंगे। तो इधर भी समाकलन करना है, इधर भी। अब समाकलन किसका करना है, अपन समाकलन ऐसे करेंगे, हमारे पास जो सिग्मा है उसका बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन t1 से लेकर के आप t2 करोगे, और इधर जो टर्म थी वो थी हमारे पास d बटे में dt, और ये रहेगा एम आई आर आई डॉट एंड डेल्टा आर आई और डी टी, हो गया। इधर हमारे पास दो टर्म थी सिग्मा, तो एक रहेगा T1 से लेकर के T2, और ये रहेगा हमारे पास एम आई और आर आई डॉट और D बटे में डी टी, ठीक है, और डेल्टा आर आई और साथ में डी टी, और फिर हमारे पास प्लस है सिग्मा T1 से लेकर के T2, और ये रहेगा
एफ आई एंड डेल्टा आर आई एंड डी टी, ये और इक्वल टू जीरो नहीं लिखना क्योंकि ये बराबर कर लिया हमने। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो देखो इसका समाकलन करेंगे ना आप तब, तो डी बटा डी टी और डी टी ये हट जाएगा, तो आप सिंपली लिमिट लगाएंगे एम आई आर आई डॉट और डेल्टा आर आई, लिमिट रहेगी T1 से लेकर के T2, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से dt है और यहाँ से डेल अपॉन dt यानी कि अवकलन और समाकलन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और जो इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। और इधर हमारे पास जो है इसको अपन फिलहाल ऐसे कैसे रख रहे हैं और इसमें से कॉमन भी कर रहे हैं अपन। कॉमन तो क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और एम आई आर आई डॉट डी अपॉन डी टी और डेल्टा आर आई और प्लस T1 से लेकर के T2 और एफ आई ए है, ये एफ आई ए है ना, एफ आई ए और डॉट डेल्टा आर आई और डी, और इसके आगे कोष्टक लगा करके डी टी को मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए बात क्या है, आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे T1 से T2 तक, तो ये जो लिमिट है वो डेल्टा आर आई पर अप्लाई होगी यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा आर आई पर यदि लिमिट लगाएंगे, देखो लिमिट तो इन पे भी लग रही है, लिमिट इस पे भी लगी, तो हम इसकी बजाय केवल इस पे लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वेरिएशन को शो करता है। किसको शो करेगा, वेरिएशन को। तो वेरिएशन का मतलब देखो आप ऐसे समझेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, हम यहाँ से और यहाँ जा रहे हैं, तो हम अलग अलग डिफर पाथ ले रहे हैं, इस तरह से जाने पर इस तरह से अलग अलग पाथ ले रहे हैं, तो आप देखोगे कि T1 क्या है, इनिशियल पॉइंट के लिए समय है, और T2 क्या है, फाइनल पॉइंट के लिए समय है। तो इस पॉइंट पर वेरिएशन क्या होगा, देखो पाथ चाहे ये हो, चाहे पाथ ये हो और चाहे पाथ ये हो, तीनों ही पाथों के लिए देखो यहाँ पर आपको वेरिएशन मिलेगा, यहाँ पर आपको वेरिएशन मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कोई सा भी पाथ हो आपके लिए, जो डेल्टा आर आई का जो वैल्यू है वो T1 पर भी जीरो है और डेल्टा आर आई का जो वैल्यू है वो T2 पर भी कितना है, जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है। तो आप इसको थ्योरेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, नो कोऑर्डिनेट वेरिएशंस, नो कोऑर्डिनेट वेरिएशन at end point of motion it means delta ri equal to 0 at end point of the path, point of the path for every particle, or every particle, all path are also, and all path are also transferred in the same time, क्योंकि पार्टिकल जो है हमारे पास सेम टाइम पर पहुंचेगा, इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर। दस LHS टर्म ऑफ अबो इक्वेशन विल बी जीरो, तो आप इसको कितना कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। इट मीन्स दैट एम आई डेल्टा आर आई और आर आई डॉट T1 से लेकर के T2 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आप इसको इक्वेशन देना चाहो तो दे सकते हो, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर शायद 2 दे दी होगी, इसको 2 दे देंगे। अभी तक हमने इक्वेशन 1 ही दी है ना, अच्छी बात, इसको 2 दे देंगे, इसको आप 3 दे देंगे, और सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास सिग्मा T1 से लेकर के T2
और एम आई आर आई डॉट और डेल, ये हमारे पास डी बटे डी टी और डेल्टा आर आई, ठीक, प्लस सिग्मा T1 से लेकर के T2 और ये रहेगा एफ आई डॉट डेल्टा आर आई और बाहर हमारे पास क्या था, डी टी था। इस तरह से आप चाहो तो दोनों में से इंटीग्रेशन को बाहर निकाल सकते हैं। पहले हम इसको एक बार सोल्व करेंगे। इसको देखो, ये वेरिएशन है, इस वेरिएशन को आप बाहर लिख लीजिए तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू सिग्मा और इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, ये दोनों चीज़ें ही मैं कॉमन ले लेता हूँ, एम आई आर आई डॉट, और जब इसका आउटलाइन करोगे तो आप ये भी आर आई डॉट ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर आई डॉट हो जाएगा। और वेरिएशन जो है इसको मैं कॉमन करके बाहर लिख देता हूँ और प्लस यहाँ पर सिग्मा भी बाहर ले लिया, इस लिमिट को बाहर ले लिया तो यहाँ पर है एफ आई ए है, ये ध्यान रखना, एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई और डी टी को कहाँ लिख दिया है, बाहर लिख दिया है, बराबर में क्या है, 0 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिग्मा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और यहाँ पर आप वेरिएशन में देखेंगे इसको आप लिख सकते हो एम आई और आर आई डॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये रहेगा एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई और आप चाहो तो इसमें भी आप वेरिएशन ले सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डी टी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप देखोगे ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है कि एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस वी आर लिखेंगे इसको, और ये हमारे पास टी आई हो जाएगी और साथ में डेल्टा टी आई और डेल्टा वी आई और इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और इक्वल टू कितना रहेगा, 0। और फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और डेल्टा L एंड डी टी इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे पास वेयर नहीं गई और L इजिकल टू क्या है, T माइनस का V है। और एक चीज़ और, ये तो आपके पास हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल आ गया, किससे, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से। यहाँ पर एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई जो है वो माइनस वी और आर होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट होता है हमारे पास वर्क, अपोजिट क्या होगा, वर्क स्टोर होता है, इसलिए हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया है, नेगेटिवली लिया। तो ये हमारे पास क्या जाते हैं, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल फ्रॉम डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल and the above equation is known as Hamiltonian variation principle and above equation known as Hamiltonian variational principle, ठीक है, और L इज द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। ये आपके पास आंसर हो गया। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।